नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिलियन ट्रैकर। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। ट्रिलियन ट्रैकर एक ऐसा शो है जिसमें हम यूपी के अलग अलग ज़िलों में पहुंच रहे हैं और यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो विजन रखा गया है उसमें यूपी के ये जो तमाम ज़िले हैं किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में हम यूपी के कुशीनगर में मौजूद हैं। कुशीनगर ज़िला किस तरीके से यूपी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर कुशीनगर की बात करें तो वो सिर्फ गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की स्थली नहीं है, इतिहास और आध्यात्म की जगह नहीं है, बल्कि यह विकास की नई गाथा भी लिख रही है। जिस तरीके से एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, सड़कों की जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ चुकी है, अब कुशीनगर की तस्वीर भी बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये तस्वीर कैसे और बदलेगी आने वाले समय में, यहीं के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उन्हीं से समझेंगे। और इसी कड़ी में सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कुशीनगर के जिला अधिकारी श्री महेंद्र सिंह तंवर जी को। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि यूपी की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो सपना देखा गया है, संकल्प देखा गया है, उसमें कुशीनगर कैसे अपनी जो भूमिका है, जो भागीदारी है वो निभा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आज आपने इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों को यहाँ पे बुलाया और जनपद कुशीनगर में प्रशासनिक मुखिया होने के नाते जो जनपद कुशीनगर का योगदान है उसको साझा करने का जो अवसर आपने दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और पूरे जनपद की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी जो आपका सवाल है, सबसे पहले सवाल आपने किया कि 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का जो हम लोगों ने एक ख्वाब देखा है, उसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं प्रदेश के रूप में, उसमें जनपद कुशीनगर का क्या योगदान है। मैं सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कंपैरिजन देखते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश का अगर योगदान की बात करें तो आज की डेट में हम लगभग 450 बिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी आज हो गए हैं। और प्रदेश का अगर आप देखें तो महाराष्ट्र इस टाइम पे इंडिया में सबसे ज़्यादा हमारा जीडीपी का जो परसेंटेज है उसमें महाराष्ट्र मुझे लगता है लगभग 600 बिलियन डॉलर के आसपास के योगदान के साथ में प्रथम स्थान पे है। और उसके बाद अगर आप देखें तो 4-5 स्टेट हैं, जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटका है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। ये 4-5 स्टेट ऐसे हैं जो 400 से 500 बिलियन डॉलर इकोनॉमी के बीच में फ्लोट करते हैं। और आज हम 450 बिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसे सपना है कि हम पहले प्रदेश बने भारत के जो 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को अचीव करें। तो ये एक आंकड़ा है जो ये एक दर्शाता है कि एक पिक्चर किस प्रकार की दिखाई देती है। उसमें जहाँ तक कुशीनगर की बात है, कुशीनगर ये बात सही है कि 75 जनपदों में जो पूर्वांचल के जनपद हैं उनमें कुशीनगर जो है वो हिस्टोरिकली जो है यहाँ पे ग्रोथ चैलेंज रहा है। लेकिन अगर वर्तमान में देखें तो मुझे लगता है कि लगभग आज की डेट में जनपद कुशीनगर की जो जीडीपी है वो लगभग 38,000 से 40,000 करोड़ के आसपास की इकोनॉमी है। अगर उसमें आप परसेंटेज में देखें तो लगभग 1% के आसपास जो स्टेट जीडीपी है उसको हम लोग टच करते हैं। और उसको हम टारगेट कर रहे हैं कि जो आने वाले टाइम में जब हम लोग 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ हमारा प्रदेश बढ़े तो हमारा योगदान जो है मुझे लगता है लगभग 1.5 से 2% के आसपास अगर होगा तो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयास हम लोग करेंगे। सर, इंटरनेशनल बौद्ध सम्मेलन की बात करें तो पहली बार हुआ और क्या गजब हुआ कह सकते हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट पर कुशीनगर एकदम से छा भी गया, विश्व शांति की भी बात हो गई और 3,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी जो हैं वो आए। मतलब क्या कह सकते हैं, आम के आम और गुठलियों के दाम। नहीं, बिल्कुल आप कह सकते हैं इस बात को। जो बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव है उसके पीछे की मंशा भी यही थी और मंशा यही थी कि जब हम लोग इसको प्लान कर रहे थे, क्योंकि जनपद कुशीनगर जो है बुद्धिस्ट टूरिज़्म में काफ़ी ऐसे जगहों में शामिल है जहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। और इसका कारण भी है कि किसी भी चाहे बुद्धिज़्म की बात कर लें, जैनिज़्म की बात कर लें, चाहे सिखिज़्म की बात कर लें, मुझे लगता है कि जिन्होंने उस धर्म को, उस पंथ को स्टार्ट किया होता है, एक तो जो जन्म स्थान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक जहाँ पे उन्होंने अपनी देह त्यागी होती है, जहाँ पे अपनी सोल को छोड़ा होता है, मुझे लगता है वो स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है।
तो अगर आप बुद्धिज़्म की बात करें तो लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म माना जाता है, जो आज की डेट में जोग्राफिकली जो है वो नेपाल का पार्ट है, लेकिन कल्चरली और हिस्टोरिकली जो है वो कभी भारत का ही हिस्सा, भारत का ही पार्ट रहा हो। लेकिन आज कुशीनगर महापरिनिर्वाण स्थली है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने प्राण यहाँ पे छोड़े थे। तो इसलिए बुद्धिस्ट वर्ल्ड में कुशीनगर का जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी को लेके हमारे दिमाग में ये बात थी कि क्यों ना एक बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव की एक शुरुआत यहाँ पे की जाए। और पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, संस्कृति और पर्यटन विभाग के द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और हम लोगों को एक 2 करोड़ रुपए के आसपास की धनराशि इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए भी हमको शासन के द्वारा दिया गया। तो एक शासन का एक पूरा मन था कि एक बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव किया जाए और उसका पर्पस जो है वो भी डिफाइन हो। ये केवल महोत्सव टाइप में या मेला टाइप में ना हो, लेकिन एक डिफाइंड पर्पस के साथ अगर हम लोग करें तो इसको आगे लेके जा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपना संदेश के माध्यम से इन सारी चीज़ों को टच किया था। और मुझे ये बताते हुए खुशी है जनपद कुशीनगर के रूप में कि हम लोगों ने जो 3 दिन का 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को हम लोगों ने जो रखा था बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव, उसका जो थीम था वो थीम ही रखा था कि धम्मा, डायलॉग एंड डेवलपमेंट। तो जो धम्मा है वो पहले दिन का थीम था, दूसरे दिन का थीम डायलॉग था और तीसरे दिन का जो थीम था वो डेवलपमेंट था। अगर आप तीनों शब्दों पे फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे कॉन्क्लेव का जो मेन उद्देश्य है वो आपको समझ में आएगा। कि धम्मा में हम लोगों ने भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं उसके ऊपर फोकस किया कि बुद्धिज़्म एज ए कॉन्सेप्ट, एज ए रिलीजन जो है कैसे पूरे वर्ल्ड में कैसे इसकी बात होती है और उसमें हमारे देश का योगदान क्या है। तो धम्मा के दिन हम लोगों ने जितने भी हमारे स्कॉलर्स थे, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे पीएचडी जो कर रहे हैं, उन सब लोगों को हमने इनवाइट किया। और अगर आंकड़ों की बात करूं तो आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 2000 से ज़्यादा तो हमारे बुद्धिस्ट मोंक हमारे जनपद में अलग अलग जगहों से आए थे। और अगर इंटरनेशनल गेस्ट की बात करूं तो करीबन 250 से 300 गेस्ट हमारे पास में इंटरनेशनल थे। और इसके अलावा उस दौरान जो हमारे होटल्स में गेस्ट रुके हुए थे, हमने उनको भी अपना एक स्पेशल गेस्ट माना था और हमने उनको व्यक्तिगत हमारी टीम ने जाके उनको इनवाइट किया था। तो उन लोगों ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया था जो कि आए थे अपने पर्पज़ से, लेकिन उन्होंने 3 दिन जो है हमारे कॉन्क्लेव को भी पार्टिसिपेट किया। तो जो पहला दिन का फोकस रहा वो धम्मा के ऊपर हम लोगों ने बात किया। दूसरे दिन का जो फोकस था वो डायलॉग के ऊपर था। आप जान ही रही हैं कि इस टाइम पे जो विश्व में जो है शांति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ये बात कही जाती है कि ये जो समय है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये बात कहते हैं कि ये समय जो है वो युद्ध का समय नहीं, बुद्ध का समय है। और आप कोई भी इतिहास, मैं भी इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, आप बड़े से बड़ा युद्ध भी आप देख लीजिएगा, वो कितने दिन भी चले, लेकिन वो 1 साल चले, 2 साल चले, 5 साल चले, पर एक समय आएगा जहाँ पे दोनों पार्टियों को या ज़्यादा पार्टियों को बैठना टेबल पे पड़ेगा, बातचीत के माध्यम से ही रास्ता निकलता है। तो इसलिए इस बात को फोकस किया गया कि डायलॉग जो है वो अल्टीमेट ट्रूथ है। तो हमने सेकंड डे जो है ये इस बात को रखा कि ये जो टाइम है वो बुद्धा का है, युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। ये डायलॉग को हमने फोकस किया। और तीसरा जो था, तीसरे दिन का जो फोकस था वो डेवलपमेंट के ऊपर था, क्योंकि जनपद कुशीनगर में डेवलपमेंट का काफ़ी स्कोप है और हम लोगों ने पूरा इस पर फोकस किया। और जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं, जितने भी होटेलियर्स हैं, जितने भी इंटरप्रेनर्स हैं, जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं, उन सब लोगों को हम लोगों ने, ट्रैवल मैगजीन्स के लोग हैं पूरे वर्ल्ड के, जो बुद्धिस्ट वर्ल्ड के जो टूर ऑपरेटर्स जो टूरिज्म में इन्वॉल्व हैं, उन सबको हम लोगों ने इनवाइट किया था। और काफ़ी सेशंस हमने रखे थे डेवलपमेंट के ऊपर, डिस्कशन हुआ काफ़ी। उसी दौरान जो है हमारे पास में कुछ इंटरेस्ट भी आए एमओयूज़ के रूप में, जिसकी 3000 करोड़ के आसपास की जो आप बात कर रहे हैं, वो सारे इंटरेस्ट हम लोगों को उस दौरान प्राप्त हुए। और मुझे ये खुशी है कि उसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो आगे भी बढ़ गई हैं। जैसे हाल में ही अभी करीबन 150 से 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है बायो सीएनजी प्लांट के लिए हमारे पास प्रपोजल आया, जिसकी ज़मीन हम लोगों ने अभी भेज दी है। तो मुझे लगता है कि वो सारे प्रपोजल्स जो हैं धीरे धीरे जो हैं आगे बढ़ेंगे और 1 साल जब अगला कॉन्क्लेव हम लोग अचीव करेंगे, उससे पहले ये सारे 3000 करोड़ के एमओयू हमें अपने जनपद में कैसे कराने, इसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं। सर, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद से क्या ज़िले की जो इकोनॉमी है उस पर क्या असर पड़ रहा है और क्या कोई हब भी डेवलप करने का आगे आने वाले समय में प्लान है, क्योंकि अब कनेक्टिविटी तो इंटरनेशनली हो चुकी है इस ज़िले की? देखिए, 2 चीज़ें आपने पूछी हैं। एक तो कनेक्टिविटी ओवरऑल जनपद की कैसी है और उसमें एयरपोर्ट का क्या योगदान है। ये बात सही है और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट जनपद कुशीनगर के लिए रहा कि जब भी
एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स स्टार्ट होने वाली थी, कोई ना कोई रीज़न इस तरह के आए जिससे कुछ अड़चनें हमारे सामने आई हैं। हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी जब जनपद में आए थे और उन्होंने भी कहा था कि जल्दी जो जेवर से कनेक्टिविटी है वो कुशीनगर की हम लोग करने जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी काम चल रहा है। मैं अनफॉर्चुनेट इसलिए कहता हूँ कि 2021 के आसपास जब इस एयरपोर्ट का जब लोकार्पण हुआ तो आप जानते हैं कि कोविड का टाइम जो है वो काफ़ी उस चीज़ को प्रभावित किया चीज़ों को। उसके बाद फिर अभी हाल में बहुत सारे जो प्रशासनिक विषय थे उनकी वजह से यहाँ पे काम नहीं हुआ था। तो मुझे बताते हुए खुशी भी होती है, अगर मैं कम शब्दों में इस बात को कहूँ तो मुझे याद है कि पिछले साल जब हम लोगों ने इसकी बैठक की तो करीबन 4-5 विषय निकल के आए। पहला विषय था कि यहाँ पे 2022 से कुछ मकानों पे हाईकोर्ट का स्टे था, तो बिना माननीय उच्च न्यायालय के स्टे को हटाए बिना हम वहाँ पे काम नहीं कर सकते थे, और फनल जोन में वो करीबन 8 से 9 मकान पड़ रहे थे। तो हम लोगों ने उन सब लोगों से बातचीत किया और बाद में लगातार प्रयास के बाद में उस स्टे को हटवा के और हमने उन मकानों को भी वहाँ से हटाया। एयरपोर्ट में ये माना जाता है कि पहले जो लाइसेंस था वो VFR लाइसेंस था। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो VFR का मतलब होता है वर्चुअल फ्लाइट रूल्स। इसका मतलब ये है कि पायलट जो है केवल दिन में ही जब मौसम साफ़ होगा तभी अपनी फ़्लाइट को यहाँ पे लैंड करा सकता है। अगर अंधेरा होता है या फिर मौसम ख़राब होता है तो उस टाइम पे यहाँ पे लैंडिंग संभव नहीं होगी। तो स्पाइस जेट की फ़्लाइट यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। स्पाइस जेट कई बार जब डिले होती थी और अंधेरा हो जाता था तो यहाँ से टेक ऑफ करना और लैंड करना, क्योंकि लाइसेंस VFR था इसलिए यहाँ पे थोड़ा समस्याएँ थी। इसके लिए फिर ये ज़रूरी था कि ILS सिस्टम लगाया जाए। ILS सिस्टम होता है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि हम पायलट को गाइड करने के लिए जब रनवे के ऊपर में कुछ लाइटिंग सिस्टम ऐड करते हैं जिससे कि वो किसी भी मौसम में या किसी भी समय पे, वो दिन हो या रात हो, उसको गाइड करते हुए उस फ्लाइट को नीचे लैंड करा सकता है। उसके लिए ILS सिस्टम लगता है और ILS सिस्टम के लिए ही ये सारी बाधाएं थी जो मैंने आपको बताई। मकान, पेड़, टावर, इन सब सारी चीज़ों को दूर कर दिया। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि ILS सिस्टम हमारे यहाँ पे लग चुका है और लाइसेंस जो VFR था उसको भी अपग्रेड करके अब IFR का लाइसेंस हो गया है, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल। इसका मतलब ये है कि अब जनपद कुशीनगर में किसी भी मौसम में दिन हो या रात हो यहाँ पे फ़्लाइट लैंड कराई जा सकती हैं। ये सारी चीज़ें बस एक लास्ट में इसको मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। जब सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया और जब इसके लिए दोबारा हम लोगों ने अप्रोच किया जितने भी फ़्लाइट ऑपरेटर्स हैं, तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यहाँ पे आके विजिट किया, मैं भी साथ में था उनके। उन्होंने अपना काउंटर भी इस्टेब्लिश कर लिया था वहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली जो है ईरान और US वॉर जब एकदम से स्टार्ट हुआ तो ATF जो फ्यूल हैं उसके प्राइसेस वो ऊपर गए। उसकी वजह से कमर्शियली जो है अभी कुछ फ़्लाइट ऑपरेटर्स ने इसको थोड़ा सा डिले किया और अपने आने वाले जो शेड्यूल हैं उनमें कुशीनगर को रखा है। और एक फ़्लाइट अभी दिल्ली से कुशीनगर, कुशीनगर से बनारस और बनारस से बैंकॉक, ये रूट अभी तक हमारा डिस्कशन में फाइनल हुआ है। मुझे लगता है कि जल्दी जो है यहाँ पे फ़्लाइट इस बात के लिए हम लोग लैंड कराएंगे। जितने भी फ़्लाइट ऑपरेटर्स हैं, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, इन सब के सारे लोगों को भी हम लोगों ने एयरपोर्ट विजिट कराया था। और सिंगापुर हाई कमिश्नर ने भी ऑफिशियली इस बात को कहा था कि ये एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है और सिंगापुर भी जो है इस पे विचार कर रहा है कि हम यहाँ पे अपनी फ़्लाइट यहाँ पे लैंड करा सकते हैं क्या। सर, सरकार का भी जोर है धार्मिक पर्यटन को लेकर, यानी स्पिरिचुअल टूरिज्म। अब अगर यहाँ की बात करें तो कुशीनगर बौद्ध सर्किट का मुकुट है, इसको इंटरनेशनल स्तर पर कैसे प्रमोट किया जा रहा है और कौन कौन से वो देश हैं जिनको फिलहाल अभी टारगेट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये बात सही है कि जितने भी विदेशी पर्यटक हैं यहाँ पे आते हैं, उनकी आस्था है और वो बहुत मन से यहाँ पे आते हैं। मुझे लगता है कि जहाँ तक कंट्रीज़ की बात है, साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो सारे कंट्रीज़ करीबन 18 से 20 कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे आते हैं। और आप देखेंगे कल्चरल एम्बेसीज के रूप में भी थाई टेम्पल है, म्यांमार टेम्पल है, ये सारे टेम्पल्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं। और करीबन अगर पिछले वर्ष की मैं बात करूं तो 20 से 22 लाख पर्यटक यहाँ पे जनपद कुशीनगर में आए हैं। और इस बार हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 25 लाख से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे आएँ। और सीज़न चूँकि यहाँ पे अक्टूबर से मार्च होता है, तो ये सीजनल टूरिज़्म को कैसे हम लोग पेरेनियल टूरिज़्म में कन्वर्ट करें, इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर, हमने ये देखा है कि काशी और अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम हुआ है, क्योंकि श्रद्धालु आ तो जाएंगे लेकिन ज़िले को इसका आर्थिक फ़ायदा हो, इसके लिए उनके ठहरने, आने जाने और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहद ज़रूरी हैं। कुशीनगर में इसको लेकर क्या काम हो रहा है कि जो लोग यहाँ पर आएँ उनके लिए बेहतर व्यवस्था हो सके? नहीं, बिल्कुल आपने ये बात सही कही और इसके लिए मैं
ये भी कहता हूँ कि जब हम श्रद्धालुओं को पर्यटकों के रूप में कन्वर्ट कर पाएंगे तो जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं वो बात हम लोग अचीव कर पाएंगे, क्योंकि जब श्रद्धालु के रूप में लोग आते हैं तो उनका जो स्टे होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। वो दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद में जहाँ स्टे कर रखा होता है वहाँ पे स्टे करके अगले डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। अब उनको हमें होल्डिंग कैपेसिटी हमारी कैसे इम्प्रूव हो सकती है, इसके लिए ज़रूरी है कि बुद्धिस्ट टूरिज़्म या कोई भी धार्मिक पर्यटन की जो साइट है, चाहे काशी है, चाहे अयोध्या है, चाहे मथुरा है, उसको 3 दिन का अफेयर कैसे बना सकते हैं, कैसे हम अपने श्रद्धालुओं को पर्यटक के रूप में बदल सकते हैं, कैसे हम उनकी पॉकेट से एक इनकम जो है, एक पैसा जो है वो निकाल सकते हैं और उससे स्थानीय लोगों को क्या बेनिफिट मिल सकता है। मुझे लगता है अगर ये पूरी यात्रा हम पूरी कर लें तो तब जाके वास्तव में जो टूरिज़्म है वो दिखाई देता है। इसके लिए कुशीनगर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें प्लान कर रहे हैं। जैसे कि एक चीज़ तो हम ये कर रहे हैं कि जो एयरपोर्ट है उसको जल्द से जल्द हम लोग इस पर चालू करें। उसके बाद में कसाडा के माध्यम से काफ़ी प्रोजेक्ट हम लोग लेके आ रहे हैं। एक एडवेंचर टूरिज़्म को भी हम इसमें जोड़ रहे हैं, एक डेस्टिनेशन वेडिंग को हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं कि अगर आप देखें भौगोलिक रूप से ये क्षेत्र काफ़ी हरा भरा है और यहाँ पे हर प्रकार के संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं। और गोरखपुर भी एक बड़ा शहर हमारे पास में है, तो गोरखपुर के बगल में अगर हम डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे डेवलप करें और वो रिजॉर्ट सिटी के रूप में डेवलप हो सकता है। आने वाले समय में 5 स्टार होटल्स बेशक यहाँ पे कम हो, लेकिन 5 स्टार होटल को बनाने में एक 125-150 अगर कमरे का 5 स्टार अगर आप बनाते हैं आज की डेट में तो उसका इन्वेस्टमेंट करीबन 250 करोड़ रुपए के आसपास होता है। लेकिन वहीं अगर आप रिजॉर्ट सिटी डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में रिजॉर्ट्स को प्रमोट करते हैं तो रिजॉर्ट्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही रिटेल टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। कोई भी आदमी 5 से 10 करोड़ रुपए भी उसके अगर पास में है तो वो छोटा सा रिजॉर्ट भी स्टार्ट कर सकता है और उसमें अगर वो 15-15 कमरे का भी 20-20 कमरे का भी रिजॉर्ट अगर बनाता है तो फैसिलिटी तो 5 स्टार जैसी दे सकते हैं हम लोग, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सपेंडिचर होगा और आने वाले टाइम में पर्यटकों को काफ़ी सारे ऑप्शन भी दिखाई देंगे। तो इसलिए मैं डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में कुशीनगर को हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है जब ये हम लोग करेंगे तो लोग यहाँ पे 1 दिन की बजाय 2 से 3 दिन रुकना शुरू करेंगे और तब जाके स्थानीय लोगों को हम यहाँ पे जोड़ पाएंगे। इसी दिशा में एक काम और हम लोग कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वो अगर आप संख्या के रूप में देखें तो मुझे लगता है कि $25 बिलियन के आसपास की मार्केट है पूरे वर्ल्ड में। और इसको आप महसूस भी करते होंगे कि भगवान बुद्ध जो हैं अब वो केवल एक रिलीजियस फिगर नहीं है, एक डेकोर आइटम के रूप में भी उनको घर में रखा जाता है। और चाहे किसी भी धर्म के घर हों, चाहे किसी धर्म के लोग हों, आप देखिएगा उनके घर में भगवान बुद्ध का कोई स्टैचू या पेंटिंग आपको ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि वो शांति का प्रतीक भी है। तो ये बात पे हमने फोकस किया और जोर लगाया और ये कहा कि क्यों ना कुशीनगर में हम एक बुद्धा आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर डेवलप करें जो लगभग 30 एकड़ के आसपास की एरिया में फैला हो और जितने भी प्रकार की मूर्तियां हैं, चाहे पत्थर की हैं, चाहे लकड़ी की हैं, चाहे रेजिन की हैं, चाहे वो पेंटिंग्स हैं, चाहे वो जितने भी मर्चेंडाइज हैं, बुद्धिस्ट मर्चेंडाइज, आप गोवा जाते हैं या कहीं जाते हैं तो विजिट करने के साथ साथ में आपको वहाँ के टी-शर्ट भी मिल जाएंगी, चाबी का छल्ला भी मिल जाएगा जिस पे गोवा लिखा होगा। तो जब हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो उनको अगर हम टी-शर्ट से लेके, पेंटिंग से लेके, मूर्तियों से लेके अगर यहीं पे वो सारा मैन्युफैक्चरिंग भी हम स्टार्ट करें तो जो टूरिस्ट आएंगे उनको 2 बेनिफिट होंगे। एक तो काफ़ी कम कॉस्ट में वो मर्चेंडाइज ले सकते हैं, दूसरा जो काम होते हुए स्थानीय कलाकारों को हम जोड़ देंगे रोज़गार से, वो वहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। तो एक पर्यटन का भी एक नया अनुभव वो कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 काम हैं जो 1 दिन के पर्यटन को 3 दिन में कन्वर्ट करने का दम रखते हैं। सर, एक और बड़ा सवाल है जो टूरिस्ट से ही जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर यहाँ पर विदेशी पर्यटक ही आएंगे और सबसे बड़ी जो समस्या होगी वो लैंग्वेज की होगी। तो यहाँ पर वो लोग जब आएंगे तो लोग वेलकमिंग हो, क्योंकि अगर वेलकमिंग नहीं होते हैं तो डिस्करेज भी होंगे तमाम जो टूरिस्ट हैं। अब क्या इसको लेकर किसी तरह का काम यहाँ पर किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि ये सबसे पहले जब इस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे तो सर ने ही कहा था कि एक जनपद में लिंग्विस्टिक स्कूल जो है, लैंग्वेज स्कूल होना चाहिए और उसके लिए 5 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने आइडेंटिफाई भी कर ली है। एक लिंग्विस्टिक स्कूल जो बुद्धिस्ट वर्ल्ड के जितने भी गाइड्स हैं उनको डेवलप करने के लिए हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें इंटरेस्ट है। कसाडा के माध्यम से ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। कसाडा कुशीनगर स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसके लेवल पे हम लोग इसको कंसीव किया है और इसका पर्पज़ ये है कि आपने सही कहा कि बिहेवियरल पार्ट भी अपनी जगह पे है, बट राइट इन्फॉर्मेशन भी अपने आप में एक चैलेंज है।
आप कोई भी जब बाहर का कोई बुद्धिस्ट टूरिस्ट आता है तो वो चाहता है कि उसको बुद्धिज़्म के बारे में सही जानकारी भी दी जाए। तो हमारे जो गाइड्स होंगे प्रोफेशनल होंगे, उनका नॉलेज लेवल अच्छा होगा, उनका बिहेवियर अच्छा होगा, तो वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम अपने देश की एक जो पहचान है उसको भी आगे लेके जाएंगे। क्योंकि जो बाहर के लोग आते हैं वो ट्रस्ट करके यहाँ पे आते हैं, और हम उनको सही इन्फॉर्मेशन अगर दें और अच्छे बिहेवियर के साथ में पेश आएँ तो मुझे लगता है कि टूरिस्ट भी बढ़ेंगे और स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और वो केवल कुशीनगर में ही सर्व ना करें, हम लोग यहाँ पर ट्रेन करें, और ट्रेन करने के बाद में वो चाहे सारनाथ है, चाहे बोध गया है, चाहे वो कौशाम्बी है, वो बाकी जितने भी जगह हैं वहाँ पर जाके उनको रोज़गार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सर, कुशीनगर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाला ज़िला है, लेकिन पार्किंग, सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें तो अभी भी सवालों के घेरे में। अब इसको लेकर क्या किस तरीके से काम हो रहा है? देखिए, डिमांड सप्लाई मुझे लगता है कि मार्केट अपने आप में काम करती है। ये बात सही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए उसमें भी गैप्स हैं। उन गैप्स को पूरा करने के लिए हम लोगों को लगातार काम करने हैं। अब इसमें लगातार दो तीन संस्थाएं हैं जो काम करती हैं। एक वहाँ पे लोकल जो नगर पालिका है, मुझे खुशी है बताते हुए कि हाल फिलहाल में नगर पालिका कुशीनगर ने बहुत प्रयास किए हैं, बहुत काम किए हैं इस दिशा में। इसका एक उदाहरण मैं अगर आपको दूं, जब हम लोगों ने बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव किया था तो 15 दिन पहले हम लोगों ने तय किया कि क्यों ना हम पूरे जो रोड है, जो बुद्धिस्ट रोड है जहाँ पे सारे टेम्पल्स हैं, अगर हम सारे दुकानदारों से बात करें और नगर पालिका इसको ऑन करे और उन दुकानों का एक तो एनक्रोचमेंट जितना भी है वो सारा हटाएं, और उसके बाद में इन सारी दुकानों को एक जैसा फसाड अगर हम डेवलप कर पाएँ तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। कई बार ये अभियान जब चलाते हैं तो एक साल लग जाता है और काम पूरा नहीं होता है, पर नगर पालिका कुशीनगर ने 15 दिन में उन सारी दुकानों को, अगर आप आज भी जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, एक जैसे कलर में और एक जैसे नेम बोर्ड के साथ में पूरी दुकानों को एक रूपता दिया, फसाड इम्प्रूवमेंट किया, और जगह जगह पे हम लोगों ने वहाँ पे पार्किंग भी डेवलप की है और कुछ फूड जोन भी डेवलप किए हैं जो अभी टेंडर वगैरह की प्रक्रिया में है, और उसके बाद वो फूड जोन जो है एक्टिव हो जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे अभी करीबन 50 एकड़ ज़मीन पर्यटन विभाग के पास भी है, और उसमें भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसमें पार्किंग, फूड्स और जो टूरिज्म से रिलेटेड चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सर, अभी आपने जिक्र किया कि सीएम से आपकी बातचीत होती है, सीएम योगी से। इस कुशीनगर की बात करें तो इसे स्पिरिचुअल सिटी के तौर पे डेवलप करने का जो विजन है वो सीएम योगी ने रखा है, तो क्या इसको लेकर कोई विशेष जो मॉडल है वो भी बनाया जा रहा है या उसको लेकर कुछ काम हो रहा है? देखिए, स्पिरिचुअल सिटी इसलिए भी है कि भगवान बुद्ध मुझे लगता है कि सबसे बड़े चेहरे हैं शांति के लिए। तो मेडिटेशन, विपासना केंद्र जैसे एक शांति उपवन भी हम लोगों ने बनाया यहाँ पे, जहाँ पे बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव के समय पे भी हमने बहुत सारे इवेंट्स वहाँ पे किए। एक छोटा विपासना केंद्र भी है यहाँ पे, लेकिन अभी एक बड़े लेवल का विपासना केंद्र के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जैनिज़्म में भी आप पावागढ़ जाएंगे, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने फाजिल नगर का नाम भी जो है पावागढ़ किया है। वो इसलिए किया गया कि वो जैन धर्म के लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ काम किया है। और एक कुरकुला देवी स्थान है यहाँ पे, जो ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कुल देवी के रूप में उनको इतिहास के जो पन्नों में उनको देखा गया है। तो अगर आप देखें कि जहाँ पे हिंदू धर्म से जुड़े हुए चीज़ें हैं, जहाँ पे जैन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जहाँ बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बिल्कुल इसके बगल में गोरखपुर में गोरखनाथ जी की स्थली है। उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आप कबीर जी की स्थली पाते हैं संत कबीर नगर में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे राम जी का आप दर्शन करते हैं। तो ये पूरा सर्किट अगर आप देखें तो स्पिरिचुअल सर्किट है ये, और उसमें कुशीनगर का रोल जो है वो काफ़ी मुझे लगता है कई धर्मों से जुड़ा होने के नाते एक महत्वपूर्ण स्थान है। सर, अगर अयोध्या और वाराणसी की बात करें तो वहाँ पे नाइट टूरिज़्म को लेकर काफ़ी चीज़ें हैं, खाने पीने को लेकर या फिर घूमने को लेकर, लेकिन और जितने भी सर जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनके लिए नाइट टूरिज़्म काफ़ी एक बड़ी चीज़ है। तो क्या अगर कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पर भी इसको लेकर कुछ काम हो रहा है नाइट टूरिज़्म को लेकर? देखिए, वर्तमान में तो ऐसा नहीं है कि कोई नाइट टूरिज़्म को लेके हम लोग, क्योंकि मुझे लगता है पहले बेसिक्स को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। जब हम लोग अपनी फाउंडेशंस अच्छी कर लेंगे और जिस दिन हम लोग होल्डिंग कैपेसिटी 1 से 3 दिन बढ़ा देंगे, और डेफिनेटली जब वो 3 दिन यहाँ स्टे करेंगे तो उसमें नाइट टूरिज़्म का भी काफ़ी अहम योगदान होगा। और उसमें मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जब आउटिंग्स होती हैं, और केवल टूरिस्ट के लिए क्यों, जब कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है अर्बनाइज होता है
और जब वहाँ पे इनकम स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होते हैं परिवारों के, तो जो हमारे जनपद के लोग भी हैं वो भी अपनी फैमिली के साथ में पिकनिक के रूप में, दिन में अगर ऑफिस में काम करते हैं तो शाम के टाइम पे वो अगर ट्रैवल करते हैं, कोई अच्छी वाटर बॉडी है, कोई अच्छे रेस्टोरेंट है, तो नाइट टूरिज़्म के साथ साथ में मुझे लगता है नाइट आउटिंग्स भी एक इम्पोर्टेंट पहलू होता है। तो मुझे लगता है कि अभी हाल में मैं शॉर्ट टर्म मिड टर्म में तो नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में नेचुरली जो है नाइट टूरिज़्म प्रमोट होगा। सर, टूरिज्म से हटकर एक और बड़ा विषय है एजुकेशन। एक समय कुशीनगर में शिक्षा के लिए जो पलायन था वो अपने चरम पर था। अभी क्या स्थिति है, और ख़ासतौर से नर्सरी से ग्रेजुएशन तक के स्तर की अगर हम बात करें तो? देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये है कि जहाँ बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, आप एक मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में बैठ के बात कर रहे हैं, और ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि जनपद कुशीनगर में, और हमारे सामने जो है काफ़ी बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं और वो अलग अलग जगहों से यहाँ पे आए हैं। पहले एक समय था जब यहाँ के बच्चे जो हैं वो बाहर जाके शिक्षा ग्रहण करते थे, वो पलायन के रूप में आप देखते थे उनको कि यहाँ के बच्चे बाहर जाके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन आज तो आपके मेरे सामने ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो बाकी जनपदों और हो सकता है बाकी प्रदेशों से यहाँ पे आके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये पूरा रिवर्स जो हुआ है, ये सरकार की जो पॉलिसी है कि हर जनपद में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, मुझे लगता है ये उसका एक रिफ्लेक्शन है। इसके अलावा अगर आप प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आज की डेट में अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 2500 के आसपास विद्यालय हमारे गवर्नमेंट के विद्यालय हैं, और लगभग इतने ही विद्यालय प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। तो आप ब्रांड्स की बात करें, चाहे जयपुरिया स्कूल है, चाहे सेंट थेरेसिस हैं, या इस प्रकार के जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, वो हर प्रकार के स्कूल्स यहाँ पे ना केवल हेडक्वार्टर में बल्कि आप तहसील लेवल पे भी जाएंगे तो आपको अच्छे स्कूल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी काम हुआ है, लेकिन ये बात भी सच है कि एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम कभी ये नहीं कह सकते कि जो हमने किया है वो पर्याप्त है, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है वो एक नए सपने लेके आती है, उनका सोचने का तरीका अलग होता है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमारी अगली पीढ़ी आएगी और उनके हिसाब से जो नई एजुकेशन हम लोग उनको दे पाएंगे, ताकि वो अपने जो पंख हैं वो आसमान में अच्छे से अपने आप को लेके उड़ सकें और उनके जो सपने हैं वो अपने सपने पूरे कर सकें। इसके लिए जनपद कुशीनगर शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार काम करेगा। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ही जुड़ा हुआ है, थोड़ा पर्सनल भी है। आप एक कवि भी हैं, भावनाओं को शब्दों में बयां करने का हुनर है आपको। मंच तो हम दे रहे हैं और कुशीनगर वालों के पास भी ये मौका है कि वो अपने ज़िलाधिकारी को सुन सके। तो हम चाहेंगे सर, सेशन का अपने जो अंत है वो अपनी किसी पसंदीदा कविता के साथ करिए। देखिए, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की अपनी कुछ हॉबीज़ होती हैं, और मेरी भी एक हॉबी है, मैं लिखता हूँ। तो पिछली बार मुझे याद है कि मैं मेडिकल कॉलेज के इनकी किसी एक फंक्शन में मैं आया था, तो तब भी मैंने इनको कुछ सुनाया था। तो मैं ज़्यादा तो इस पर मैं कोशिश करता हूँ कि ये पर्सनल चीज़ है तो मैं इसको थोड़ा पर्सनली रखता हूँ, लेकिन चूँकि आपने कहा है तो मैं कुछ लाइनें मैं ज़रूर कह सकता हूँ। एक मेरी गज़ल है कि फ़र्क ही पड़ता नहीं फिर दिन हो या रात, फ़र्क ही पड़ता नहीं फिर दिन हो या रात, यहाँ नफ़रतों के शहर में हर वक्त अंधेरा है, यहाँ नफ़रतों के शहर में हर वक्त अंधेरा है, और इस अंधेरे शहर में आंखें खुली रखने का क्या फ़ायदा, इस अंधेरे शहर में आंखें खुली रखने का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो मेरी बंद आँखों का अंधेरा है, इससे अच्छा तो मेरी बंद आँखों का अंधेरा है। और मेरे इश्क का सूरज तो कब का डूब चुका था, मेरे इश्क का सूरज तो कब का डूब चुका था, और तू यूं ही कहता रहा कि बादलों की वजह से अंधेरा है, और तू यूं ही कहता रहा कि बादलों की वजह से अंधेरा है। दुश्मनी का कारोबार न तेरा है न मेरा है, दुश्मनी का कारोबार न तेरा है न मेरा है, तो फिर एक काम कर, उजाले सारे तू रख ले, मेरे ही नसीब में अंधेरा है। वाह सर। उजाले सारे तू रख ले, मेरे ही नसीब में अंधेरा है। और एक आखिरी इसका शेर है कि चलो अब लड़ना बंद करते हैं, सारा कसूर मेरा है, चलो अब लड़ना बंद करते हैं, सारा कसूर मेरा है, लाशें जलाकर रोशनी करने से अच्छा अंधेरा है, लाशें जलाकर रोशनी करने से अच्छा अंधेरा है। इसमें यही प्रयास किया गया है कि हम केवल अपने फ़ायदे के लिए लोगों का नुकसान या अपने आसपास चीज़ों का नुकसान ना करें। उससे बढ़िया है कि वो जो अंधेरा है वही बेहतर है, लाशें जला के रोशनी करने का समय नहीं है ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू आपसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।